अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हैदर भाई? भाई साहब अल्लाह का शुक्र। मोहम्मद साहब, आप एक खैरियत भाई से हैं? सब कैसे ठीक हैं? ठाक हैं? ठीक है, हम बढ़िया। आप बताइए। अल्लाह का शुक्र सर। आपसे बहुत सारे लोग अपडेट लेनी है सर आपसे। काफी दिन से आप मुसलसल फील्ड में गुलाम हैदर के लिए काम कर रहे हैं, उनके केस के ऊपर लगे हुए हैं। तो आप बताइए कि अब तक क्या प्रोग्रेस हो चुकी है सर? देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ ही टाइम हुआ है कि मुझे इस केस में अपॉइंट किया गया था, और मुझसे एक सवाल किया गया था अपॉइंट करते ही कि इसमें कितना समय लगेगा, ये केस डिले होगा या क्या होगा। तो मैंने आपको एक ही बात कहा था कि देखिए, मेरे पार्ट में कोई इसमें डिले नहीं होगा किसी भी प्रकार का। सुन पा रहे हैं? सही सर। जी, आवाज आ रही है, आप सर बात करें। तो मैंने सबसे पहले जा हम करके सुन पा रहे हैं सर। मैंने सबसे पहले जहां पर सीमा के खिलाफ एक एफआईआर हुई थी, सीमा के खिलाफ जो एफआईआर हुई थी, पुलिस स्टेशन रब्बोपुरा, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर, उत्तर यूपी, इंडिया में। वहां मैंने वहां के एसओ को, जो वहां का एसओ है, एसओ सर जो है, जो इंस्पेक्टर है, उसको मैंने फोन किया और मैंने उसको बताया कि मैं इस केस में आ चुका हूं और मैं गुलाम हैदर की तरफ से इसमें लायर हूं, बच्चों के का जो बायोलॉजिकल फादर है, और मुझे टाइम बताएं कि आप मुझे किस वक्त मिलेंगे। तो उन्होंने कहा जी आप किसी भी वक्त आ जाएं, मैं आपको पुलिस स्टेशन में ही मिलूंगा। तो मैं करीब 300 किलोमीटर के लगभग मैं गया। जाने के बाद मुझे रास्ते में, क्योंकि फार्मर्स का एजिटेशंस है, तो कुछ जगहों पर ऑब्स्टेकल्स थे, कुछ जाम भी थे। तो मैं वहां पर सूरज छिपने के बाद अंधेरा हो चुका था, उस वक्त मैं पहुंचा। पहुंचने के बाद फिर मैंने जब उनको कांटेक्ट किया तो वो वहां से कहीं इधर उधर चले गए थे, लेकिन मेरी उनसे फोन से बात हुई तो मैंने उनको कहा कि मुझे बताइए आपके कैसे आपसे मेरी मीटिंग हो सकती है, या जांच अधिकारी के बारे में बताइए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बारे में, कि भाई वो कहाँ मेरी उनसे मुलाकात हो सकती है ताकि मैं इस केस के बारे में डिस्कस कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि सर आप कल आइएगा क्योंकि अब आप लेट हो गए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कल तो नहीं आ पाऊंगा, बट मैं आपको एक एप्लीकेशन दे के जा रहा हूँ आपके ऑफिस में, और ये मैं साथ साथ मेल भी कर रहा हूँ कि आप मेरे को सर्टिफाइड कॉपी दें एफआईआर की, जो एफआईआर हुई है। तो उसके बाद सही। मैंने उनको कहा कि मेरे व्हाट्सएप पे सर्टिफाइड कॉपी भेज देना, लेकिन उन्होंने कोई अभी तक सर्टिफाइड कॉपी नहीं भेजी है। तो उन्होंने उन्होंने भी, मैंने भी ये समझ लिया कि ये मामला क्योंकि सेंसिटिव मामला है, और इतनी जल्दी तो ये लोग भी कई चक्कर लगवाएंगे, इतनी जल्दी तो ये भी मुझे डॉक्यूमेंट देने वाले नहीं है। सही तो सर। मैंने मामले को समझते हुए मैंने कोर्ट को अप्रोच किया और मैंने कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की, जो कि हमें सीआरपीसी में प्रोविजन दिया हुआ है स्टेटस रिपोर्ट के लिए, कि भाई ये मैंने उसके अंदर लिखा कि ये फला फला एफआईआर है, फला फला दिन ये जो है ना लॉस हुई थी, और इसके अंदर ये सीमा हैदर और कुछ और अन्य को इसमें अरेस्ट किया गया था, और जब सीमा हैदर को अरेस्ट किया गया था तो उसके साथ ये बच्चे थे, और उनके बाप का नाम जो है वो गुलाम अहमद है। वो सारा मैंने आपने एप्लीकेशन देखी हो, सारा लिखा हो उसके अंदर। बिल्कुल तो सर। मुझे पता, हाँ, तो मैंने कोर्ट में यही रिक्वेस्ट करी कि अ, मुझे पता चला कि दो पुलिस स्टेशन की पुलिस जो है इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक और जेवर पुलिस स्टेशन की के जो एसओ हैं वो भी इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और रबूपुरा की, दोनों ज्वाइंटली इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो मैंने दोनों एसएचओ को उसके अंदर पार्टी बनाया, जेवर एसएचओ को भी और रबूपुरा को भी, और दोनों को मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि ये मेरे पॉइंट्स हैं, कि बताएं कि भाई ये आज 7 महीने 15 दिन हो गए हैं आज तक, जबकि 90 डेज का
सीआरपीसी के अंदर प्रोविजन है कि आप 173 की सबसेक्शन 2 के सीआरपीसी के तहत आप जो ना चालान पेश करेंगे, और जरूरत पड़ने पर 173 सबसेक्शन 8 में आप सप्लीमेंट्री चालान भी दे सकते हैं। लेकिन आज तक आपने इसमें बच्चों का इसके अंदर चार्जशीट इसके अंदर फाइल नहीं की, उसके बारे में एक मेरे को बताएं, ये पेंडिंग क्यों है। दूसरा, मैंने उनसे कहा कि भाई आप मेरे को ये बताएं कि जो सीमा को अरेस्ट किया गया, सीमा को जो अरेस्ट किया गया उस वक्त सीमा, सचिन, इन दोनों को हरियाणा से अरेस्ट किया गया था, हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से। तो जब हरियाणा से इनको अरेस्ट किया गया, तो मेरे को ये बताइए कि इन बच्चों की रिकवरी जो है वो सीमा हैदर से हुई थी। तो सीमा हैदर को 3 दिन के बाद बेल मिली है कोर्ट से, तो 3 दिन तक बच्चों की कस्टडी आपके पास थी, पुलिस के पास थी। तो जब 3 दिन से कस्टडी पुलिस के पास थी, तो आपने किसकी परमिशन से, क्या कोर्ट से कोई ऑर्डर लिया या न्यायालय से या किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से या जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कोई ऑर्डर लिया? आपने किस के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जब आपने रिकवरी करी है बच्चों की, किस बिहाफ पे आपने उनकी कस्टडी को 3 दिन तक आपने बच्चों को कहां पे रखा? पुलिस कस्टडी में रहे तो कहां पर रहे, और आपने उन 3 दिन के दौरान इन बच्चों को कहां रखा? क्या किसी बाल आश्रम में रखा जहां पर बच्चों को रखा जाता है, या आपने ये इन बच्चों को थाने में रखा, या आपने आर्जी तौर से किसी को कस्टडी दी? आर्जी तौर से तो आप किसी को कस्टडी दे ही नहीं सकते। 3 दिन तक आपने इन बच्चों को कहां रखा? पहली बात तो ये बताएं जी। और बिना कोर्ट की परमिशन के आपने सीमा हैदर को या किस आदमी को उन बच्चों की कस्टडी दी जब आपने अरेस्ट करते हुए सीमा से ये बच्चे रिकवरी कर लिए? क्योंकि बच्चों को तो अरेस्ट तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि वो 7 साल से नीचे का है, और भारतीय कानून के मुताबिक जो बच्चे 7 साल से नीचे कोई अपराध करते हैं तो वो कोई क्राइम नहीं माना जाएगा। अगर वो कोई क्राइम में इन्वॉल्व आए 7 साल से नीचे, तो वो क्रिमिनल नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। हीनियस क्राइम में, छोटे मोटे क्राइम में नहीं, कोई बड़ा क्राइम है तो हो सकती है, लेकिन छोटे मोटे क्राइम में नहीं। तो मेरे को ये बताएं कि उन बच्चों को आपने कहां रखा, और क्या आपने वहां के, जब उनको पकड़ा तो क्या आपने वहां के बाल सुरक्षा अधिकारी को इस बात की सूचना दी जहां से अरेस्ट किया? क्योंकि जिस जगह से बाल सुरक्षा, जहां से आप बच्चों को रिकवरी करोगे, तो उस इलाके का एक ऑफिसर होता है, प्रोटेक्शन, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो क्या आपने उनको इंफॉर्मेशन दी? जबकि जब आप बच्चे कहीं से भी रिकवरी करते हो तो आपको वहां के चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की कस्टडी में उन बच्चों को देना होता है और उसका मेडिकल कराना होता है। तो आप बताएं कि आपने क्या प्रोसीडिंग अडॉप्ट करी? सही सर। उसके अलावा मुझे बताएं कि इस केस में क्या प्रोग्रेस है अब तक इसमें आपने जांच पूरी की, नहीं की तो क्यों नहीं की, उसका जवाब लिखित में। वो मैंने सारे पॉइंट्स आपने देखे होंगे, तो अभी चूंकि मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में अभी जनरली नहीं बताना चाहूंगा कि मेरी अगली रणनीति क्या है और मैं कैसे इस केस को करूंगा। आप देखना कि किस प्रकार ये केस होगा। तो अभी मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता क्योंकि उससे दूसरी पार्टी सतर्क हो जाएगी। जी। तो वो मैंने उनसे जवाब मांगा है। तो उसमें दोनों एसएचओ को नोटिस जारी, मेरे सामने नोटिस जारी के आदेश कर दिए गए थे। तो आदेश की कॉपी के लिए मैंने सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर दी थी, और एफआईआर की कॉपी के लिए भी मैंने सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर दी थी। और जो रिमांड पेपर, जब इसको पकड़ के जो इसका रिमांड में लिखा गया, क्या क्या चीजें इससे मिली, क्या क्या, वो सारे कागजात की मैंने सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर दी थी। तो मुझे उम्मीद है कि वो 1-2 दिन में मिल जाएंगी।
उसके बाद मेरा अगला इसके अंदर स्टेप होगा, क्योंकि इस केस की जो बिल्कुल जहां से जड़ है वहां से चलाऊं और इसकी बिल्कुल बाल खाल निकाल के रहूंगा, क्योंकि इस मैटर के अंदर बहुत सारी जो ना खामियां की गई हैं और बहुत सारी इसमें कमियां की गई हैं, और जो कि कानूनी रूप से उनको पूरा नहीं किया गया, उन प्रक्रियाओं को, उन प्रोसीडिंग्स को पूरा नहीं किया गया है, वो किया जाना चाहिए था। अब लड़ाई सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे मिले, लेकिन अब लड़ाई ये है कि कानून की पालना किसी देश में कैसे हो। बच्चे तो मिलेंगे, बच्चों को तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, बच्चे तो सीमा से उसके फादर को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि सीमा कहती है कि मैं प्यार के लिए आई हूं और प्यार के लिए मैंने अपना देश छोड़ा और मैं इलीगली तरीके से आई हूं। हम कहते हैं प्यार आपने किया है, इन बच्चों ने तो प्यार नहीं किया, इन बच्चों ने तो अपने बाप से प्यार किया ना, जो उनका बायोलॉजिकल फादर है। जी सर। भाई आंखें आपने किसी व्यक्ति के साथ एक शादीशुदा होते हुए, जबकि आपने तलाक ना पाकिस्तान में लिया ना भारत में लिया, तो आप तो अब तक भी जो पासपोर्ट के अंदर लिखा गया है, उसके अंदर पासपोर्ट के अंदर भी जो है ना आज तक गुलाम हैदर का नाम लिखा हुआ है। आपकी एनआईसी के अंदर गुलाम हैदर का नाम लिखा गया है। आपकी फैमिली आईडी के अंदर, जो आपकी फैमिली आईडी होती है, उसके अंदर भी आप फादर का नाम, गुलाम अहमद का नाम लिखा गया है। अगर आप कहती हैं कि मैंने प्यार किया, तो सबसे पहले आप अपनी जो आपकी पासपोर्ट था उसके अंदर आप गुलाम अहमद का नाम कटवाते और अपने फादर का नाम लिखवाते। जो आपकी एनआईसी है उसके अंदर अपना गुलाम अहमद का कटवाते और अपने फादर का लिखवाते। आप नाम तो सारा गुलाम हैदर का यूज कर रहे हो, पासपोर्ट में वाइफ ऑफ लिख रहे हो, एनआईसी में वाइफ ऑफ लिख रहे हो, आप जो फैमिली आईडी है उसके अंदर भी आप उसका नाम लिख रहे हो, बच्चों के जो पासपोर्ट है उसके अंदर भी फादर का नाम लिख रहे हो, जो आपने वीजा लिया वहां भी वाइफ ऑफ आप गुलाम हैदर लिख रहे हो, जो आप ट्रैवलिंग कर रहे हो उसके अंदर भी टिकट्स जो ले रहे हो, जो एयर टिकट्स ले रहे हो, सबके अंदर आप जो है ना गुलाम उसका नाम यूज कर रहे हो। तो अपने आप को पत्नी तो आप खुद ही बता रहे हो गुलाम अहमद की, और इंडिया में आते ही जो ना आप प्यार कहते हो, जी मुझे प्यार हो गया। ठीक है, आपको प्यार हो गया, आप तलाक ले लेते, आप तलाक फाइल करते, तलाक हो जाता। आप चाहे प्यार करो, चाहे मोहब्बत करो, चाहे इकरार करो, चाहे इनकार करो, चाहे डांस करो, चाहे नाच करो, चाहे वीडियो बनाओ, चाहे जो मर्जी करो, वो आपका राइट है। लेकिन ये कैसा प्यार है? आप एक शोहर के होते हुए आप दूसरे के नाम का सिंदूर माथे में लगा रहे हो। ये तो हिंदू कानून में, जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें कोई भी इसका प्रोविजन नहीं है कि विदाउट द डिवोर्स ए हिंदू वुमन कैन नॉट एंटाइटल टू गेट द सेकंड मैरिज without obtaining the divorce. She can perform the marriage after her previous husband death or taking the divorce from him. तो अब सवाल ये है, कई सारी बहुत सारी चीजें हैं जो आ रही हैं। जी। तो अभी इसमें बहुत कुछ होना है, इसमें ऐसा नहीं है। अभी आप सोच रहे हो कि भाई खाली बच्चों को वकील, ये आपने मोमिन मलिक को हार किया है। मैं नाउजुबिल्ला, मैं कोई बड़ा बोल नहीं कहता हूं, लेकिन ये मेरे रब का, लोगों की जो मैंने खिदमत की है, किसकी दुआएं मेरे साथ है, ये मेरे रब का, मेरे ऊपर, मेरे परमात्मा का, मेरे खुदा का, मेरे भगवान का, मेरे गॉड का, मेरे अल्लाह का, ये मेरे ऊपर करम है। और मैं उसी के करम से और किसी मजलूम की दुआओं से ही चल रहा हूं और उसी की दुआओं से चलता रहता हूं। ये मेरा कोई ईगो नहीं है कि मैं ईगो से कह रहा हूं। आपने मोमिन मलिक को हायर किया है, मोमिन मलिक एडवोकेट को आपने हायर किया है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसा ही लायर हूं, उठा के जाऊंगा जी आपने मुझे वकील कर लिया और मैं कस्टडी का केस फाइल कर दूंगा, जनाब तारीखें भुगतता रहूंगा। नो माय डियर,
मैं तो या तो कोई केस पकड़ता नहीं हूं, किसी की हाँ नहीं करता हूं। अगर मैं केस पकड़ता हूं तो फिर बिगड़े से बिगड़े केस को सीधा करके रखता हूं। सर अभी इसमें आपसे अभी इसमें ऐसा नहीं है कि खाली बच्चों की कस्टडी का केस, अभी इसमें देखना कि क्या क्या इसके अंदर होगा। बिल्कुल सर, आपसे सर तवक्को भी ये है, लेकिन छोटे से कुछ और सवाल है। जी जी क्या कोई आवाज आ रही है? जी जी सर। मेरा मोमिन मलिक साहब से क्वेश्चन है कि सीमा हैदर अक्सर कहती रहती है कि बच्चे जो हैं वो गुलाम हैदर को पहचानेंगे नहीं। तो ये काइंडली बता दें कि बच्चों का कोई स्टेटमेंट किसी जगह पे कोई अहमियत रखता है? और सेकंडली ये एपी सिंह ये कहते नजर आते हैं कि मदर इज द बेस्ट कस्टोडियन, तो ये किस तरह से इस चीज को जस्टिफाई करते हैं? अब एपी सिंह साहब तो सीमा और हैदर के बीच में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी ले आते हैं। एपी सिंह तो योगी जी को भी ले आते हैं। एपी सिंह तो हिंदू और मुसलमान भी कह देते हैं। एपी सिंह जो तो भगवान और कृष्ण और पता नहीं क्या क्या धार्मिक बातें ले आते हैं। मैं तो आपसे सिर्फ कानून की बात करता हूं। मोदी जी और योगी जी वो हमारे भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, उन पे तो सभी का अधिकार है। और योगी जी ने और मोदी जी ने ये कब कहा था कि आप बिना वीजा लिए गलत तरीके से भारत में एंट्री कर जाओ? बता दो। अगर योगी जी और मोदी जी इस बात को सही ठहरा दें कि कोई पाकिस्तानी व्यक्ति, अगर ये तो सीमा हैदर है, अगर कोई बैड इलीगल एलिमेंट्स कोई गलत तरीके से भारत में घुस जाता और भारत में आके कोई बम फोड़ देता, कोई विस्फोट कर देता, उसका जिम्मेदार कौन होता है ये बताओ? क्योंकि आपके यहाँ भी, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत से बैड एलिमेंट्स है ना, अच्छे और बुरे हर देश में होते हैं। हमारे देश में भी है, आपके देश में भी है और दूसरे देशों में भी है। तो ये बताइए कि अगर खुदा न खास्ता कोई बैड एलिमेंट्स आ जाता बिना वीजा लिए नेपाल के रास्ते से, और वो आके कहने लगता जनाब मुझे तो भारत की लड़की से प्यार हो गया, मैं तो प्यार के चक्कर में आ गया, तो क्या मान लेते उसको? आप बताइए। इसी वजह से तो सर हम सब परेशान हैं कि ये आखिर क्या हो गया कि कानून उसको कानून को नहीं देखा जा रहा। और ये जो मेरे से आपने सवाल किया कि वो ये कहते हैं कि भी ऐसा हो जाएगा, देखिए मैं करता हूँ कानून की बात, मैं इधर उधर की बात नहीं करता, ना मुझे पसंद और ना मैं टाइम वेस्ट करता इधर उधर की बातों में। मेरे साथ लीगल क्वेश्चन कीजिए, इसका जवाब ये सही मैं आपको बताता हूं कि पेरेंट्स के अंदर से, जब पेरेंट्स होता है, पेरेंट्स के अंदर से कोई व्यक्ति अगर किसी एफआईआर में इन्वॉल्व हो जाए या उसके खिलाफ कोई एफआईआर लॉन्च हो जाए और वो एक्यूज बन जाए और कोर्ट छोड़ दे पाऊंगा प्लीज, उसके बाद मुझे थोड़ा कल केस लगा हुआ स्टडी करना है, तो मैं आपको 5 मिनट बीच में कट गया था, मैं उनका जवाब दे देता हूँ आपको। सर देखिए, जब मेरी बात बीच में रह गई थी, देखिए जब दो पेरेंट्स में से जी कोई आवाज का इशू है इन्वॉल्व हो जी सर सुन पा रहे? जी मोमिन साहब बात कीजिए आप। तो सर आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है मलिक साहब। हाँ गार्डियन अब ठीक है जी, बात करें। हेलो अब आइए सर बस। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पेरेंट्स में से जो माइनर्स के पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स में से किसी दोनों में से या तो माँ या तो मदर या फादर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए और कोर्ट द्वारा और कोर्ट से उसको बेल ग्रांट की जाए, और जहां पर मसला जो है, जहां पर सवाल जो है गार्डियनशिप का आता हो, दोनों में इख्तलाफ पैदा हो जाए, वहां पर कोर्ट ये देखती है कि भाई जो पेरेंट्स में से एक व्यक्ति जो है वो मुल्जिम है और उसके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है और वो कोर्ट से जमानत पर है, तो उसको लीगल गार्डियन की कस्टडी उसको कोर्ट
उसको डिक्लेयर नहीं करती। कोर्ट बच्चे का वेलफेयर देखती है, क्योंकि जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है, जो बेल पे है, उसको कभी भी सजा हो सकती है ट्रायल पूरा होने के बाद। तो इस हालात में, इस मामले में सीमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और वो बेल पर है और वो 5 साल तक उसको सजा हो सकती है। और चूंकि फर्जी कागजात भी उसने, जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा, कोई बनाया होगा, तो उसके अंदर 420, 467, 468 और 471 इंडियन पेनल कोड की सेक्शंस और ऐड होंगी, जो कि 7 साल तक का प्रोविजन उसके अंदर है सजा का पुनिशमेंट में। तो वो तो जेल, वो तो अगर सजा हो गई तो वो तो जेल में रहेगी, वो बच्चों की देख रेख कैसे कर पाएगी? बिल्कुल सही। वो तो बच्चों की देख रेख नहीं कर पाएगी। तो ऐसे हालात में तो गुलाम हैदर को ही कस्टडी मिलेगी उनकी, और वही लीगल गार्डियन डिक्लेयर होंगे। मोहम्मद साहब, एक क्वेश्चन है आपसे, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं। क्वेश्चन बेसिकली ये है कि हमें कुछ इत्तलात मिल रही हैं सीमा पर तशद्दुद के हवाले से, तो उस हवाले से हम बहुत परेशान हैं बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर। अरे भाई सुनो, मेरी बात सुनो जी। सीमा को उस पे टॉर्चर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, तो देखिए, ये हमारा स्टैंड इस वक्त नहीं है। हमारा स्टैंड तो इस वक्त ये है कि हमारे जो, आपके जो गुलाम अहमद के हैदर के जो बच्चे हैं, उनकी सेफ्टी हो और वो किस तरीके से वो जल्दी से जल्दी गुलाम हैदर को मिले। एग्जैक्टली। अगर सीमा पे टॉर्चर किया जा रहा है या सीमा पे तशद्दुद हो रहा है या किसी प्रकार की गलत बात हो रही है, तो उसके लिए तो उसने खुद ही अपने लिए रास्ते में अपना खड्डा खोदा है ना, खाई खोदी है उसने, खुद ही करी है, उसमें जाकर के खुद ही गिरी है ना। उसकी वजह से हमें बच्चों की तशवीश है, बच्चों के बारे में हम परेशान हो गए हैं। बच्चों के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं, सबको पता है कि कौन आ गया है यहाँ पर। ठीक हो। और ऐसा नहीं है कि मैं एक एक पल की, मेरे पास एक एक पल की खबर है, लेकिन मैं उसको, मैं मेरे बहुत कुछ है, ऐसा नहीं मैं सर्विलेंस कर रहा हूँ उसको कि भी बच्चों को कुछ कर देंगे। एक एक सेकंड की मुझे पता है कि कहाँ वो हर चीज को। लेकिन मैं, कई चीजें ऐसी हैं जो अभी मेरा केस पेंडिंग है, मैं आपके नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इस बात से बिल्कुल इत्मीनान में रहे कि बच्चों को खरोच तक नहीं आने दूंगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अगर बच्चों को कोई खरोच भी आ गई तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैं बैठा हूँ यहाँ, मैं प्रोटेक्टर के तौर पर बैठा हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र नहीं। थैंक यू सर, आपका सिर्फ 1 मिनट लूंगा मैं, 1 मिनट, फिर आप जा सकते हैं। माँ कहती है, बच्चों की माँ कहती है कि अगर सीमा को कुछ भी हो गया तो बच्चों का ख्याल पूरा भारत रखने वाला है, या हिंदू रखने वाले हैं, एपी सिंह रखने वाले हैं, तो ये कभी भी किसी भी सूरत वापस नहीं जा सकते। भाई फिर तो पाकिस्तान के जितने भी बच्चे हैं ना, 10 करोड़ तो होंगे, 10 करोड़ 5 करोड़ तो होंगे यार। और 7 साल से जितने भी नीचे बच्चे हैं उन सबको फिर आप नेपाल के रास्ते भेज दो, वो ख्याल रख लेगी। वो जब इतने बच्चों को रख सकती है तो उनका भी रख लेगी, सबको भेज दो, फिर तो लाइन लगा दो वहां से वहां तक। अरे भाई, किसी देश की सीमाएं हैं, किसी देश की बाउंड्रीज हैं, किसी देश के कानून हैं, जो बाई बर्थ जिस देश में पैदा हो गया, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, वो सब पे वहां के कानून लागू हैं, उसका प्रोविजन है, उसका तरीका है। ऐसे कोई मुंह उठा के कोई भी चला आएगा कि भाई हम जनाब यहाँ से कूद के एंट्री करके आ गए, ये फॉरेन कंट्री कोई है, ये कोई यूरोप कंट्री नहीं है, ये एशिया है, ये भारत है भाई। गुड। एक छोटा सा एडिशन मैंने भी करना है। वो ये कहती हैं कि अगर बच्चे अलग हुए तो मैं मर जाऊंगी और बच्चे भी मर जाएंगे, या मैं खुद को भी मार दूंगी, बच्चों को भी मार दूंगी, तो उस हवाले से सर आप क्या कहेंगे? मैंने यही कहा, देखिए कि जो सीमा हैदर है वो किसी भी तरीके से सचिन के साथ लीगल रिलेशनशिप में नहीं है, वो इलीगल रिलेशनशिप में है। उसका कारण क्या है कि ना तो पाकिस्तान में उसने तलाक ली है और ना ही भारत में आके कोई तलाक उनसे उसकी सचिन की लीगल वाइफ है। आप तो इलिसिट, ये एक तरह से जो ना, ये इलिसिट रिलेशंस हैं, इसको नहीं कह सकते कि भी आप
उस रिलेशन में। जहां तक उसका सवाल है, कहती है बच्चों को मर जाएंगे, मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकती, तो उसका जवाब ये है कि देखिए, ये तो आप कहती हैं कि एक पति के रहते हुए मुझे फला व्यक्ति से प्यार हो गया, तो आप तो ना केवल आप उन बच्चों के बाप के साथ बेवफाई कर रही हैं, बल्कि आप तो उन बच्चों के बाप से ज्यादा उन बच्चों के साथ आप बेवफाई। ये आपको पहले पता था। प्यार आपने किया, बच्चों ने नहीं किया ना। और 3 बच्चियां हैं। मुस्लिम मोमडन लॉ में इनहेरिटेंस आप पढ़ेंगे, मोमडन लॉ में इनहेरिटेंस चैप्टर में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि भाई जो माइनर्स बच्चियां, फीमेल बच्चियां, उसकी कस्टडी तो अगर सीमा तलाक ले लेती और सेकंड मैरिज और लीगल मैरिज भी अगर सचिन से कर लेती, उसके बाद भी जो बच्चियां हैं, जो फीमेल चाइल्ड हैं, उनकी कस्टडी जो है वो सेकंड हस्बैंड को किसी भी रूप में नहीं दी जाएगी। ये मोमडन लॉ में प्रोविजन है। इनहेरिटेंस में आप देखेंगे उनकी कस्टडी, क्योंकि वो जो सेकंड हस्बैंड है, जो स्टेप फादर है, वो स्टेप फादर कभी भी बच्चियों के हक में कभी भी पूरा नहीं उतरेगा, उसको कानून भी नहीं मानता है। बायोलॉजिकल फादर के मुकाबले में स्टेप फादर कभी भी बच्चियों के मामले में नहीं, लड़का अगर है तो उसकी अलग बात है, लेकिन बच्चियों की कस्टडी कभी भी स्टेप फादर को नहीं दी जाएगी। ये हमारे इस्लामिक कानून में जो हमारा मोमडन लॉ है, उसके अंदर भी ये इस बात का बयान है। रिस्ट्रिक्शंस, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस है। आप इनहेरिटेंस चैप्टर देखेंगे, उसमें आ जाएगा सारा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर चले, आज के लिए थैंक यू हो गया, आपने बहुत कीमती वक्त दिया, और हमारे जो मुस्तकिल देखने वाले हैं उनको तसल्ली होगी, उनके दिलासा हो गया। अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। आपसे इसी तरह जुड़े रहेंगे। और बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बच्चों को खरोच तक नहीं आएगी। अगर आएगी तो अगर बच्चों को खरोच आई, बच्चों का बाल भी थोड़ा सा इधर से उधर हुआ, अगर कंघी भी टेढ़ी कर दी ना, तो फौरन FIR करा दूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया मोमिन साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी ये बात सुन के दिल खुश हो गया है, एक इत्मीनान सा हो गया आपकी बात सुन। आप जैसे लोग अपने देश का नाम भी रोशन करेंगे, हमें बड़ी तमन्ना है, आपसे बड़ी खुशी है। आपको बता दूं कि मैंने एक बात मैं चलता चलता आपको और बता देता हूं कि मैंने कई आपकी बाइट्स, एक मतलब यूट्यूब बाइट्स, शायद आपकी तो नहीं, पता नहीं किसकी, एक दो मेरी नजर पड़ी थी चलते चलते गाड़ी में, तो मैंने सुना था कि मोमिन मलिक साहब को मुश्किल पैदा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे मोमिन मलिक तो आ रहा है, तुम दौड़ लगाओ, कितनी तेज दौड़ सकते हो। मेरे लिए क्या मुश्किल पैदा कर देंगे, तुम खुद बच के दिखा दो मेरे से एक बार। ठीक है, ओके, गुड बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह कामयाब करे, अपनी हिफाजत फरमाई, और हमें उम्मीद है गुलाम हैदर के बच्चे आप वापस दिलवाएंगे और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। आपका बेहद शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज। आप लीव कर सकते हैं सर।